ले लेता हूं। चलिए, तो देखो बच्चों, आज का टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हमें डेरिवेशन देखना है। और कौन सा डेरिवेशन है? v = 2/9 r to the power 3 rho minus sigma into g upon eta। ये हमारा फॉर्मूला है। इस तरह से, ठीक है। अब किस तरह से होगा देखना है जरा। मान के चलते हैं हमारे पास ये कोई बॉल, देखो ये फॉर्मूला आएगा v = 2/9 r² rho minus sigma g upon eta। ये प्रूव करेंगे इस तरह से। तो जब ये बॉल लिक्विड के अंदर फ्लो करती है, मोशन करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मैंने बोला कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये इक्विलिब्रियम स्टेज में मोशन करती है, या ये बोले ये बैलेंस कंडीशन में, जब इसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लगा हुआ। तो जब ये गिरना शुरू होती है, किसी भी बाहर कोई सी बॉडी पर वेट ऑफ द बॉडी वर्क करता है W = mg। अपवर्ड डायरेक्शन में अपथ्रस्ट फोर्स होती है, और वो फोर्स किसकी होगी? अपथ्रस्ट फोर्स जो लगती है वो किसके इक्वल आती है? अपथ्रस्ट फोर्स = वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, है ना। उसको मैंने बोल दिया लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। मींस ये सपोज यहां जो प्रैक्टिकल में आए थे उनको आर्किमिडीज कंटेनर के बारे में बताया था कि जब हम किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड फिल करते हैं तो उसमें एक नेक होती है, और इसके अंदर से पानी का लेवल हमेशा यहाँ रहता है। आप चाहे यहां तक भर लो, क्योंकि फिल करने के बाद क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर यहाँ पे चला जाता है इस लेवल के ऊपर का। तो जितना, ऐसे ही हमने किसी बॉडी को इसमें डिप कराते हैं, तो जितना वाटर इधर जाएगा उसका जो वेट होगा, इस वाटर का जो वेट होगा, उतना ही फोर्स, वेट का मतलब क्या? mg। इस वाटर का वेट का मतलब क्या है? mg। ये वेट ऑफ द वाटर किसके इक्वल होगा? अपथ्रस्ट फोर्स के, ठीक। और दूसरा एक फोर्स और वर्क करेगा, जिसको क्या बोला था? हाँ जी, देखो एक तो ये हो गया अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स दिखाई तो दे रहा है ना, अपथ्रस्ट फोर्स। और ये जो साइडो वाला होगा, जो इसके ऊपर, इन दोनों का रिजल्टेंट सपोज कितना है? विस्कस फोर्स, और इसकी वैल्यू F = 6 pi eta RV। ये हमने किया था। ये क्या है? mg। सपोज ये लिक्विड के लिए है और ये बॉडी का, इसको मैंने कैपिटल M लिया। वेट ऑफ द बॉडी, ये मास ऑफ द बॉडी m, और जितना वाटर ये डिस्प्लेस करता है उस लिक्विड का मास कंसीडर किया स्मॉल m। फिर से मान के चलते हैं भाई, एक पूरा का पूरा कोई बकेट फिल है। फिर से समझो, ये बकेट है, पानी भरा हुआ है। अब हम इसके अंदर किसी बॉल को डिप कराते हैं, किसी बॉल को इसके अंदर डिप कराते हैं, डुबोते हैं, ये लिक्विड का लेवल यहां तक। तो जितना वॉल्यूम इस बॉल का है, इतने वॉल्यूम के इक्वल ही ये क्या करेगी? वाटर डिस्प्लेस करेगी। तो जितना वेट उस डिस्प्लेस वाटर का होगा, वो वेट किसके इक्वल होगा? अपथ्रस्ट फोर्स के। मींस इतना ही फोर्स वाटर इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एग्जर्ट करता है। अब वहां आते हैं, तो मैंने कहा टर्मिनल वेलोसिटी के टाइम पर नेट फोर्स 0 होता है। हम अच्छे से जानते हैं टर्मिनल वेलोसिटी के टाइम पर जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स का मतलब डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा 0 आएगा, ठीक है। और या ये बोलो दोनों इक्वल होंगे। इफ द स्फेरिकल बॉडी, इफ द स्फेरिकल बॉडी moves inside liquid, moves inside liquid with
टर्मिनल वेलोसिटी। देन एक बात याद रखो, डाउनवर्ड फोर्स will remain equal to the upward force। फोर्सेस कर दिया, ये एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है। तो क्या होगा बच्चों, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है वेट W इक्वल्स टू, भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो फोर्स है एक और अपवर्ड डायरेक्शन में दो है, और वो क्या कहें, अपथ्रस्ट फोर्स प्लस, अपथ्रस्ट फोर्स प्लस कौन सा है, विस्कस फोर्स। वेरी गुड, विस्कस फोर्स। ये इस तरह से। अब ये जो वेट है इसकी वैल्यू कितना है mg, और अपथ्रस्ट फोर्स की स्मॉल mg, बताया ना। ये क्या है, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी है बच्चों, ये mg। और ये क्या है, देखो ये बॉल को पानी के अंदर डाला तो देखा पहले इसका वेट कितना है, वो था mg, इसका वेट mg है। जितना इसने वाटर डिस्प्लेस किया उसका वेट कितना है, स्मॉल mg। और ये ही वेट भी तो क्या होता है, फोर्स ही होता है ना। तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है, अपवर्ड डायरेक्शन में। चलिए समझ आ गया। ये क्या है आपका, अपथ्रस्ट फोर्स का मतलब क्या है बच्चों, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। इसको लिख सकते हो चाहे यहीं पे, वेट ब्रैकेट में लिख लेना, ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी प्लस क्या था फिर, विस्कस फोर्स। चलिए अब अपथ्रस्ट फोर्स कितना mg प्लस, और ये कितना है 6 पाई ईटा RV। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये वाली जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये V का निकालनी है वैल्यू। अब स्मॉल कैपिटल M देखो बच्चों क्या है, सपोज ये जो बॉल को हम ड्रॉप करते हैं इसकी डेंसिटी है रो, इस बॉडी की डेंसिटी हमने कितना कंसीडर की, रो। तो क्या जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी, बॉडी की डेंसिटी कितना ली है, रो, इसकी मैंने डेंसिटी ली है रो, और जो बाहर लिक्विड है उसकी डेंसिटी लेते हैं सिग्मा। तो बॉल की डेंसिटी के लिए रो 4/3 पाई r³, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ये, इंटू जी इक्वल टू। अब इसके लिए जो वाटर है उसका मास के लिए क्या फॉर्मूला लेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू 4/3 पाई। अब कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया था, जितना इस बॉडी का वॉल्यूम था, तो जो वॉल्यूम ये वाला है वही यहीं रहेगा, 4/3 पाई r³ इंटू जी प्लस 6 पाई ईटा r। ये आ गया। इस टर्म को इधर ले आओगे है ना, तो क्या हो जाएगा 6 पाई, अच्छा पाई देखो हर जगह है अगर देख रहे हो, बल्कि 2 पाई मैंने कॉमन लिया, 2 पाई से डिवाइड किया पूरे को, 2 पाई से डिवाइड किया 2 पाई से 2 पाई से, तो यहां कितना बचेगा, और साथ साथ उस टर्म को उठा के इधर ले आता हूं, तो ये आएगा 2 पाई लिया कॉमन 6, तो अंदर क्या बचता है 2 रो, बल्कि यहां तो इन दोनों टर्म को, इसको और इसको, पहले इसको और इसको कर रहे हैं, मैंने लिया, देखो क्या क्या कॉमन है, 4 पाई कॉमन है,
है ना। देखो 4 कॉमन, 5 कॉमन, 4 5, आर क्यूब कॉमन, ठीक, और 3 भी कॉमन है, अंदर बचता है रो माइनस सिग्मा, और जी भी कॉमन है, वेरी गुड, जी भी कॉमन, ठीक है। और ये आता है 6 पाई ईटा आर, पाई से पाई कैंसल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक, और 3 3 जा 9, उस 3 को यहां ले आएंगे तो v इक्वल्स टू, एक आर से ये आर कॉमन कैंसल, कॉमन कह रहा हूं, और क्या आ जाएगा यहां पे, क्या बचता है 2/3, 3 की मल्टीप्लाई 9, 2/9 आर स्क्वायर बचता है, रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा। ये हमारा फॉर्मूला आ जाता, ये कर लो आप, v इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा, ये फॉर्मूला मिलता है बच्चों, यही प्रूव करना है। सेकंड स्टेप एक बार और बता दीजिए। सेकंड स्टेप एक बार और बता दीजिए। यहां के आगे, यस सर। अच्छा, ये तो समझ आ गया, इक्वल रखते हैं। इसके बाद मास की वैल्यू क्या होती है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ द बॉल, वॉल्यूम ऑफ द बॉल 4/3 पाई आर क्यूब इनटू जी, एम का सिग्मा, मास का क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। अब लिक्विड उतना ही डिस्प्लेस होगा जितना बॉडी का वॉल्यूम था, भाई कोई भी बॉडी लिक्विड के अंदर जाएगी तो उतना ही तो वाटर डिस्प्लेस करेगी जितना उसका खुद का वॉल्यूम होगा, है ना, इंटू 6 पाई ईटा आर वी। अब ये वाली टर्म को इधर ले आएंगे तो 4 पाई/3 आर क्यूब भी कॉमन है, अंदर क्या बचता है रो माइनस सिग्मा, और जी भी कॉमन है, जी भी बाहर आ गया, इधर क्या बचता है, अब कैंसिल किया ये 6 पाई ईटा आर वी एज इट इज लिखा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई इसमें की 2/9 आर स्क्वायर बचता है, क्योंकि एक आर से आर कैंसिल है, आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा। इस तरह से ये फॉर्मूला हमें मिलता है। चलिए, इसके बाद आता है नेक्स्ट, वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है। इसी के लिए टर्मिनल वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है। तो वो ग्राफ कैसे बनता है वो जरा देखें। जरा देखो, जब हमारी कोई बॉडी लिक्विड के अंदर गिराते हैं, है ना, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा एक्सेलेरेशन वर्क करता है। देखो बॉडी के ऊपर एक्सेलेरेशन वर्क करता है, mg है, तो बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगती है जिसकी वजह से उसकी स्पीड लगातार इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो ग्राफ हमारा इस वे में चलता है। लेकिन एक टाइम के बाद स्पीड फिक्स हो जाती है, जब ये फिक्स हो जाएगी तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन की तरह, और जब ये स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा तो इसका मतलब वेलोसिटी, ये वाला पॉइंट जो होगा यही क्या रिप्रेजेंट करेगा, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, ये टर्मिनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुमने पढ़ा था, किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन कब तक है, एक्सेलरेशन कब तक है, जब तक ये ग्राफ ऊपर की तरफ रेज करता है। जैसे ही वेलोसिटी फिक्स हो जाती है, चेंज नहीं होता, उसके बाद हमारा वेलोसिटी फिक्स मतलब एक्सेलरेशन 0, तो यहां से के आगे एक्सेलरेशन 0 है, याद रखना है। सर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। हाँ जी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी, बताया था ना क्या होती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट drops inside the liquid, moves downward, its velocity continuous increases with acceleration, but at a particular time, after particular time, it moves with constant velocity due to upward force becoming
द अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। तो दोनों के इक्वल होने की वजह से ये ऐसा होता है। तुमने पढ़ा था न्यूटन्स वाले फॉर्मूला लो, न्यूटन्स लो, कोई बॉडी मोशन में है, मोशन में रहेगी, रेस्ट में रहेगी, कांस्टेंट स्पीड से चलती है, इस कांस्टेंट स्पीड से चलती रहेगी। व्हेनेवर वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे एग्जर्ट नहीं करोगे तो बॉडी में कोई चेंज नहीं होने वाला है बच्चों। इसके बाद इसमें एक कुछ कंडीशन आ जाती है कि वो वाली चीजें जो तुम्हें आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बताया था फ्लोटिंग, कि अगर डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है तो बॉडी डाउनवर्ड मोशन करेगी, अगर इक्वल हो जाएगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगी, 0। अगर ये दोनों इक्वल हो जाता तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, बॉडी जहां है वहीं के वहीं रहेगी क्योंकि वेलोसिटी 0। ये एक तरह से समझो कि फ्लोट करेगी। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचो कि बॉडी नीचे है और अचानक से हमने क्या कर दिया, उसमें कुछ चेंज कर दिया, और किस तरह से कि सिग्मा बड़ा कर दिया और रो छोटा कर दिया, तो वेलोसिटी किस में आएगी फिर, नेगेटिव। और तुम्हें पता है नेगेटिव का क्या इंडिकेट करता है, अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब बॉडी फिर नीचे नहीं ऊपर जाएगी, जैसे पैरासूट में होने लगता है, जो नीचे आती है एक बार को लगता है कि जैसे ऊपर गया है, फिर धीरे 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 वो फिक्स आता है। तो ये चीज इसमें रहेगी, ठीक है। ऐसा करते हैं हम सबमरीन में, ऐसा होता है। सबमरीन में क्या करते हैं, जब उसको नीचे लेके जाना होता है पानी भर लेते हैं, उससे उसका वेट ज्यादा हो जाता है, तो ये वाली कंडीशन होती है। पानी बाहर निकाल देते हैं पंपिंग से तो फिर वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। पानी में जो सबमरीन नीचे नीचे चलती है उसमें क्या होता है, वेट बढ़ाना और घटाना किससे करोगे, कुछ अलग से थोड़ी फोर्स लगाओगे, भाई बाहर से तो लिंक खत्म, तो उसमें क्या करते हैं उस टाइम पे उसके अंदर पानी भर लेते हैं, तो वेट बढ़ जाता है, फिर वो नीचे जाएगी। बाहर निकालना है तो वो अपने आप ऊपर आए, इसके लिए क्या करना है, उसका वेट कम करेंगे। तो कम कैसे हो सकता है वहां, ऐसा तो है नहीं कि मशीन लगी हुई है, बस पानी पंप लगी होती है जो बाहर से अंदर, अंदर तो हमें जरूरत ही नहीं होती पंप की, क्योंकि अंदर का तो पानी बस क्या करना है, टैप ऑन करनी है, पानी बाहर है, मान के चलो हम इस कमरे में है और पानी बाहर भरा होता, एक पाइप को लगाते दीवार में, उस पाइप की टंकी को खोल देते, पानी अपने आप अंदर। हाँ, यहां से बाहर निकालना है उसमें मुश्किल आती है। कुछ सोच रहे होंगे सर तब भी टैप लगा लेते, तब इसलिए नहीं काम करेगा क्योंकि बाहर ज्यादा प्रेशर है, अंदर कम प्रेशर है, और पास्कल लॉ था इक्वल प्रेशर, लिक्विड का फ्लो होता है हाई से लो की तरफ, तो तब हमें पंपिंग की हेल्प लेनी होगी। जैसे तुम ग्राउंड से पानी निकालते हो ना टैंक में चढ़ाने के लिए, तो मोटर चलाते हो, मोटर किसके लिए चलाते हो, पंप चलाने के लिए, और पंप से पानी ऊपर आती है। क्यों, पंप क्या करता है, पंप बनाता है वो प्रिंसिपल जिसकी वजह से लिक्विड फ्लो करता है, और वो कौन सा प्रिंसिपल है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रीमलाइन फ्लो। बच्चों बस समझना है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है, एवरी पार्टिकल ऑफ द लिक्विड फॉलो द सेम पाथ, एक ही पाथ को अगर फॉलो करें, नो वन पार्टिकल क्रॉस टू अदर पाथ ऑफ द डिफरेंट पार्टिकल्स, देन दिस फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। और स्ट्रीमलाइन फ्लो में कल बोला था क्या होता है कि सब के सब पार्टिकल एक ही रास्ते से चलते हैं। हाँ, अगर कोई पार्टिकल दूसरे रास्ते से एंटर करता है ट्यूब के अंदर तो फिर वो दूसरे रास्ते से ही चलेगा, ऐसा नहीं कि वो फर्स्ट रास्ते के पहले वाले पार्टिकल के रास्ते में आएगा। जैसे ऐसे समझो कि हमारी एक ट्यूब है जिसका पहले डायमीटर कम, आगे पहले डायमीटर ज्यादा है, आगे कम है। अब अगर मान के चलो पार्टिकल कोई यहाँ पे एंटर करता है, एक यहाँ पे करता है, एक यहाँ पे करता है, और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, रैंडमली बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। भाई जमीन के अंदर से पानी जब पंप से चलाते हैं तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, भाई लिक्विड पार्टिकल, वाटर पार्टिकल। अब अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे एंटर करता है, उसके पीछे दूसरा यहाँ आता है, तीसरा यहाँ आता है, और इस तरह से देखें ये इस तरह की एक लाइन है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो की पहचान ये रहेगी कि सब के सब पार्टिकल अपने ही रास्ते में रहेंगे।
ऐसा नहीं होगी कि कोई भी दूसरा पार्टिकल दूसरे के रास्ते को, अगर दूसरे के रास्ते को क्रॉस करता है देन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट फ्लो, है ना, तब वो टर्बुलेंट बन जाता है, उससे पहले स्ट्रीमलाइन रहता है। बोले सर अगर हम इसका रास्ता और भी छोटा कर दें, हमने इतना छोटा डायमीटर किया, अब क्या होगा, जाएंगे सब के सब लेकिन क्रॉस अब भी नहीं करेंगे। अब क्या हो जाएगा, ऐसे समझो कि मेरे पास एक है पिचकारी में, हाँ जैसे उसमें, लेकिन ना उसमें ये स्ट्रीमलाइन नहीं रहता। स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए वेलोसिटी की एक कंडीशन है, उस वेलोसिटी से ऊपर जाते ही वो फ्लो फिर स्ट्रीमलाइन नहीं रहता, टर्बुलेंट बन जाता है। इसके लिए भी वेलोसिटी फिक्स है। आप बहुत तेजी से हमने शक किया तो फिर तो उसमें वो बनेगा ही बनेगा। फिर वो भाई पार्टिकल के ऊपर आप आराम से जाने दे रहे हो, तब आराम से चलते रहेंगे। ऐसा कब हो सकता है, जब कम वेलोसिटी होगी। आपने पीछे से प्रेशर किया, फिर पार्टिकल एक दूसरे के रास्ते में, ये पार्टिकल वहां चला गया, वो यहां चला गया, रैंडमली उल्टा सीधे रास्ते से, इस तरह से फ्लो चलता है। जब ये वाला फ्लो होगा दैट इज टर्बुलेंट, है ना। उस फ्लो में को हम कौन सा फ्लो बोलते हैं, टर्बुलेंट। तीसरा आता है लेमिनार फ्लो। अच्छा, इसके बाद आती है क्रिटिकल वेलोसिटी। टर्मिनल और क्रिटिकल में डिफरेंस है। टर्मिनल होती है बॉडी कोई लिक्विड में गिरती है या एयर में गिरती है और कांस्टेंट स्पीड के साथ, दैट इज टर्मिनल। क्रिटिकल स्पीड क्या है, क्रिटिकल का मतलब है जिसमें चेंज वाली बात, समझ जाओ। क्रिटिकल मतलब चेंज, कि कहीं पे कुछ चेंज है लेकिन होगा कहां वो समझना है। किसी भी लिक्विड का वो फ्लो एक वेलोसिटी के साथ चलता है और जब तक उसका फ्लो स्ट्रीम लाइन बना रहता है, दैट इज, जब तक उस मीन्स वो वेलोसिटी जब तक उसका फ्लो स्ट्रीम लाइन रहता है, लेकिन जिस वैल्यू के तुरंत बाद या जिस वैल्यू पे जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो में होना शुरू हो जाता है, उस वेलोसिटी को हम कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं, कौन सी, क्रिटिकल वेलोसिटी। उसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। तो याद रखना। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। सर किसका डिफरेंस होता है क्रिटिकल वेलोसिटी, किसका अच्छा हाँ, किसका डिफरेंस है, देखो पहले क्या था, स्ट्रीमलाइन फ्लो, लेकिन वेलोसिटी बढ़ा दिया है। मान के चलो 5 मीटर पर सेकंड है, ऐसे ही बोल रहा हूं 5 मीटर एग्जाम्पल के लिए, 6 किया, 7 किया, 8 किया, 30 तक स्ट्रीमलाइन बना हुआ है, पार्टिकल सब के सब अपनी अपनी लाइन में। लेकिन हमने क्या कर दिया, 30 से 31 जैसे ही हुआ, अब ये पार्टिकल अपनी अपनी लाइन में नहीं, रैंडमली मोशन करते हैं, एक दूसरे के पाथ को क्रॉस करते हैं, तो कैसा फ्लो होगा, टर्बुलेंट फ्लो। दिस फ्लो विल बिकम टर्बुलेंट। और टर्बुलेंट होते ही मिनिमम वाली कंडीशन में, ऐसा नहीं कि सर टर्बुलेंट तो हमारा 34 पे भी होगा, 36 पे भी होगा, 38 पे भी, नहीं, जिस पे वो बनना शुरू हुआ है, जिस वेलोसिटी पे जाके उसने शुरुआत की, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, जिस तक, तो सर इस केस में 31 होगी। हाँ, जिस पे जाके बनी है भाई, इसके ऊपर तो कितना भी ले लो टर्बुलेंट ही रहने वाला है, लेकिन जिस पे वो शुरुआत हुई थोड़ा सा इंक्रीज करते ही, उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। और सर लैमिनार फ्लो, हाँ लैमिनार फ्लो और बताते हैं। लैमिनार फ्लो में फ्लो तो हमारा स्ट्रीमलाइन ही रहता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल पाथ पे चलता है। कैसे चलेगा जरा देखो, द फ्लो इन विच particles flow on the horizontal surface with different velocity and in the streamline flow। कैसे, मान के चलो यहाँ पे हमारा ये फ्लो ऐसे था, मैं ट्यूब का जिस तरह से रास्ता बना दोगे वैसे फ्लो को चलना है, लेकिन सबके सब थे अपने अपने रास्ते पे, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन,
अब हमने क्या किया लेकिन इस बार फ्लो कर दिया हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल है रास्ता। पाइप को किस पे डाला है? फर्श के ऊपर, फ्लोर के ऊपर। इस बार ऐसे नहीं, पहले फ्लोर तक सरफेस उसमें ऊपर नीचे थे इस तरह से, जैसे अभी देख रहे हो। भाई सरफेस ऐसे भी तो हो सकता है, पाइप को डाला या ऐसे, क्योंकि पानी किसके अंदर से फ्लो होता है? पाइप ट्यूब के अंदर से। लेकिन यहाँ पे ट्यूब कैसे रखी हुई है? हॉरिजॉन्टल पूरी तरह से। तो यहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो है। देखो लेमिनार के लिए फ्लो स्ट्रीमलाइन रहना चाहिए, लेकिन ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। When the streamline flow, when the liquid flows in streamline, when the liquid flows in streamline flow on a horizontal surface is called laminar flow. उस टाइम उसको कौन सा फ्लो बोलते हैं? लेमिनार फ्लो। ठीक है बच्चों, सबके सब पार्टिकल अपने अपने रास्ते पे हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल पाथ में, तो कैसा फ्लो है? लेमिनार फ्लो है इस तरह। चलिए, अच्छा एक बात और, लेमिनार फ्लो में तुम्हें जब मैंने लिक्विड का बताया था कि लिक्विड फ्लो होता है ऊपर वाली लेयर आगे, उससे ऊपर वाली और आगे, उससे ऊपर वाली और आगे। अब लेमिनार में तो इधर भी ट्यूब है, देखा जाए तो भाई यहां तो सरफेस ये वाला था, लेमिनार में तो ट्यूब के अंदर ये भी सरफेस है, उधर भी सरफेस है, बाहर भी होगा, क्योंकि पूरी तरह से भाई आपको तो 2 डायमेंशन दिखाई दे रही है सामने से, लेकिन देखा जाए तो पूरी तरह से 3 डायमेंशन में है ना। तो अब कैसे फ्लो होगा? तो ध्यान से देखो, ये मैंने क्योंकि बताया नहीं, इसमें क्या होता है कि हमारा जो सबसे कांटेक्ट वाली जो लेयर है वो पीछे, फिर ये आगे, फिर ये, और फिर ऊपर वाली, फिर थोड़ा पीछे, और फिर पीछे, और सबसे लास्ट ऐसे। तो इसमें इस तरह से अगर सबको मिलाएं तो इस तरह से चलता है, जैसे पैराबोलिक शेप में आगे की तरफ, जैसे बुलेट चलती है, गन से जो बुलेट निकलती है वो चलेगी इस तरह की स्ट्रक्चर में। समझ आया? यहां पे जो लिक्विड का फ्लो था वो कैसे था? इस वे में, जैसे जैसे सरफेस से ऊपर जाएंगे ऐसे। लेकिन अगर ट्यूब है क्लोज, एनक्लोज करती है लिक्विड को और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो उसमें इस तरह से चलेगा, जेट फॉर्म में, जैसे जेट निकल के आता है पानी का एक। नेक्स्ट है रेनॉल्ड नंबर। अब ये रेनॉल्ड नंबर क्या है? अब देखो ये रेनॉल्ड नंबर क्या है? इस तरह रेनॉल्ड नंबर है बच्चों एक, कि जो हमारे लिक्विड के फ्लो को ये कंसीडर करता है कि फ्लो लेमिनार है, सॉरी स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। अब ये कैसे डिसाइड होगा? मान के चलते हैं कोई लिक्विड, उसकी डेंसिटी रो, विस्कोसिटी ईटा, उसके अंदर लिक्विड फ्लो होता है v वेलोसिटी से, और डायमीटर कितना है ट्यूब का? d, इस तरह से। तो जब तक इसकी वैल्यू 2000 से नीचे रहती है, अब इसके लिए कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, जब तक 2000 से नीचे है तब तक हमारा फ्लो स्ट्रीमलाइन या लेमिनार है, और जैसे ही 3000 के ऊपर हो जाती है तो फ्लो हमारा क्या बन जाता है? टर्बुलेंट बन जाता है। अब क्वेश्चन आता है 2000 से 3000 के बीच क्या रहता है? तो वो फ्लो कभी टर्बुलेंट और कभी, सर ये 2000 और 3000 क्या है? हाँ 2000 और 3000 क्या है वो समझे। देखो जरा, हमारे पास हमने एक फॉर्मूला दिया रेनॉल्ड नंबर के लिए। तुमने देखा होगा कंपनी, एक पेन आता है रेनॉल्ड की कंपनी के नाम से, कितने बच्चे जानते हैं? काफी सारे जानने, सुना होगा, जैसे बहुत सारे पेन आते हैं, बहुत सारी अलग अलग कंपनी, सेलो, मोन्टेक, या और बहुत सारी कंपनी है ना। अब पता नहीं कितनी सारी कंपनी।
तो एक रिनोल्ड कंपनी के नाम से भी आता है। ब्लू कलर की कैप होती है ना, ब्लू कलर ही होती है उस पर, और कोई कलर शायद मेरे ख्याल से रिनोल्ड में, रिनोल्ड का और भी हो सकता है, अब तो कई तरह की वैरायटी रिनोल्ड भी बना रही है। तो उन्होंने ये नाम कहां से आया? एक साइंटिस्ट थे रिनोल्ड, उन्होंने कहा कि लिक्विड, किसी ट्यूब के अंदर से जो लिक्विड फ्लो होता है उसके लिए उन्होंने एक नंबर डिसाइड किया, और वो नंबर आएगा कहां से? जो लिक्विड फ्लो होता है उसकी कुछ डेंसिटी होती है, वो फ्लो होगा, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, जिस ट्यूब के अंदर से फ्लो होता है उसका डायमीटर होगा, और जो लिक्विड है उसकी कुछ विस्कोसिटी होगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें कुछ तो वैल्यू मिलेगी, कुछ तो मिलेगा ना। अब अगर वो वैल्यू 0 2000 तक है, 0 2000 के बीच है, तो कैसा होगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा और लेमिनार। अगर हमारी वैल्यू कहां पे लाई करती है? 3000 से बड़ी होती है। अगर 3000 से बड़ी होती है तो हो जाता है टर्बुलेंट। फिक्स है, टर्बुलेंट रहेगा। लेकिन अगर 2000 से 3000 के बीच रहता है, 2000 से, मैंने कुछ गड़बड़ की है, ये वाली चीज 2000 से बड़ा होगा, 3000 से छोटा होगा। यहां पे 0 से बड़ा, 2000 से छोटा। अच्छा ये मिस्टेक है, उल्टा उल्टा। 0 से n इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2000, तो स्ट्रीमलाइन लेमिनार 2000 से 3000 तक है, तो हम उस फ्लो को कुछ नहीं कह सकते फिक्स, वो दोनों हो सकता है। दोनों से मतलब वो स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है और कई बार टर्बुलेंट भी हो सकता है। टर्बुलेंट विद नॉट फिक्स, यहां पे फिक्स नहीं है। ऐसा क्यों होता होगा? जब ट्यूब के अंदर लिक्विड फ्लो होता होगा, जब तेजी से फ्लो होगा उस टाइम टर्बुलेंट हो गए, फिर स्ट्रीमलाइन हो गए, फिर टर्बुलेंट हो गए, फिर स्ट्रीम, ये वाली। और अगर पूरी तरह से वेलोसिटी ज्यादा इंक्रीज होगी तो नंबर इंक्रीज होगा, फिर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट। उसके कोई चांस नहीं है स्ट्रीमलाइन के उससे नीचे जाने का। नीचे जाएंगे तो ही स्ट्रीमलाइन, अदरवाइज स्ट्रीमलाइन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये एक रिनोल्ड नंबर है, इसका फॉर्मूला लिख लो, रो बी डी अपॉन ईटा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे डी क्या है? डायमीटर ऑफ द ट्यूब। रो डेंसिटी, बी वेलोसिटी, डी डायमीटर, ई ईटा विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में डिफरेंस है। विस्कोसिटी एक नेचर है, प्रॉपर्टी है लिक्विड की, जो क्या करती है? डिफरेंट लेयर के बीच उसकी वेलोसिटी को रिड्यूस करती है। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उसका एक क्या है? कांस्टेंट है ना? तो कर लो ये। सर अगर नंबर नेगेटिव में हो तो? अगर नेगेटिव में, नेगेटिव का मतलब क्या होगा? हो सकता है नेगेटिव, सोचो। सर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। नहीं हो सकता है नेगेटिव में, बस अंतर हाँ यही है कि नेगेटिव किसकी वजह से होगा। देखो डायमीटर को नेगेटिव नहीं लोगे, इसको नहीं, इसको नहीं, अपोजिट चलेगा। बस नेगेटिव तो इसमें अपोजिट वाले ही कंडीशन आ सकती है, क्योंकि पोजिट प्लस माइनस तो फॉर्मूले में है ही नहीं। वैल्यू पुट करोगे तो आना ही आना है। नेगेटिव कब आएगी? अगर इन्हीं में से कुछ नेगेटिव होगा। इनमें से कौन नेगेटिव हो सकता है? वेलोसिटी। सर जब वेलोसिटी नेगेटिव